अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन। रेगुलेशन ऑफ जीन क्यों जरूरी होता है? रेगुलेशन ऑफ जीन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ट्रांसक्रिप्शन करना जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? प्राइमरी हम ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं यानी डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं। सेकेंड क्या होता है? जो एमआरएनए बना है उसको हम क्या कर रहे हैं? मेच्योर कर रहे हैं यानी उसकी स्प्लाइसिंग कर रहे हैं, उसमें से जो भी इंट्रॉन्स है उसको रिमूव कर रहे हैं और एक्सोन एक्सोन एक प्राइम ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? जो भी आरएनए बना है उसको हम न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर क्या होता है? ट्रांसलेशन यूनिट यानी प्रोटीन का सिंथेसिस। ये क्या है? रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब क्या? किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट जो फिजिकली हो सकती है, मेटाबॉलिकली हो सकती है, एनवायरमेंटल हो सकती है, जिसके अकॉर्डिंग जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। सपोज बैक्टीरिया के अंदर गैलेक्टोज जरूरी होता है उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए या एनर्जी के लिए, उसको हमने गैलेक्टोज नहीं दिया है, उसको हमने लैक्टोज दे दिया है, तो क्या होगा? उस कंडीशन में जब उसे ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा? लैक्टोज को यूज करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ जरूरी है, तो वो लैक्टोज को यूज करेगा। और लैक्टोज को यूज करने के लिए क्या होगा? उसके अंदर जीन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर जीन का एमआरएनए बनेगा, उस पर्टिकुलर जीन का एंजाइम बनेगा, उस पर्टिकुलर जीन के लिए सेल परमिएज होगी। इस तरीके से जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं या जो भी एक्सप्रेशन होता है वो या जो भी रेगुलेशन होता है वो क्या कहलाता है? जीन रेगुलेशन। अब अगर देखा जाए तो हम जो बैक्टीरियल मॉडल पढ़ेंगे वो क्या होगा? लैक ऑप्रोन, यानी कोई भी डीएनए की सीक्वेंस या कोई भी सीक्वेंस जिसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रमोटर्स किसी प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाए, वो प्रोटीन क्या कहलाएंगे? ऑपरेटर्स। और हर एक ऑपरेटर्स के पास में क्या होता है या ऑपरॉन्स के पास में क्या होता है? एक स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है, एक स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है। ऑपरेटर का मतलब उस पर्टिकुलर सिंथेसिस को, उस पर्टिकुलर रेगुलेशन को रेगुलेट करने वाला, और रिप्रेसर का मतलब उस पर्टिकुलर सिंथेसिस को ब्रेक डाउन करने वाला या स्टॉप करने वाला। It is a process in which genes regulate and expressed according to particular metabolic, environmental, physiological, कंडीशंस। यानी किसी भी जीन का रेगुलेशन कैसे होता है? किसी भी जीन का रेगुलेशन होता है अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिकल, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल चेंज कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है? जीन रेगुलेशन can be shown by, जीन रेगुलेशन की डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। कैन बी शोन बाय फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, लेवल मीन्स प्राइमरी
ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का मतलब है डीएनए सीक्वेंस से एमआरएनए सीक्वेंस का बनना। सेकंड है प्रोसेस लेवल, मीन्स स्प्लाइसिंग ऑफ एमआरएनए। प्रोसेस का मतलब मैच्योर करना या एक्टिव करना। मैच्योर और एक्टिव कैसे कर सकते हैं हम? स्प्लाइसिंग के द्वारा। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है कि जो भी एमआरएनए बना है, जो भी प्रोडक्ट बना है, उसके अंदर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट है। हमको इंट्रॉन्स यानी इंटरवीनिंग सीक्वेंस को रिमूव करना है और एक्सॉन्स को वन बाय वन ऑर्डर में अरेंज करना है। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए इनटू सेल साइटोप्लाज्म। जो एमआरएनए बना है वो इनिशियली कहां पे लोकेटेड होता है? न्यूक्लियस में, क्योंकि डीएनए कहां है? न्यूक्लियस में। अब जो न्यूक्लियस में एमआरएनए बना है उसको बाहर लाना यानी सेल साइटोप्लाज्म में लाना ताकि वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर सके। तो क्या थर्ड रीजन क्या है रेगुलेशन के लिए? कि उसका ट्रांसपोर्ट करना। चौथा ट्रांसलेशन यूनिट यानी प्रोटीन सिंथेसिस। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कैरेक्टर है ह्यूमंस में, ऑर्गेनिजम्स में, वो सब क्या होता है? कंट्रोल्ड बाय जीन, एक्सप्रेस्ड बाय जीन। कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो सब जीन्स के द्वारा ही एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है। हम ये भी मानते हैं कि अगर किसी भी एडल्ट के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है? कि वहां पे भी मैनी ऑफ जीन्स ने एक्सप्रेशन किया है, एक पर्टिकुलर जीन की सीक्वेंस ने, पर्टिकुलर जीन के सेट ने एक्सप्रेस किया है अपने आप को, तभी वो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को मेंटेन कर रहा है। पर्टिकुलर जीन control a particular function and activity एंड कैरेक्टर। पर्टिकुलर जो जीन है वो क्या करते हैं? पर्टिकुलर कैरेक्टर, पर्टिकुलर सीक्वेंस, पर्टिकुलर एलील, पर्टिकुलर प्रोटीन, पर्टिकुलर एंजाइम, हर एक चीज को पर्टिकुलरली वो कोड करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, उसका सिंथेसिस कब का होना है, उसको सिंथेसिस को कब स्टॉप करना है, ये सारा कंट्रोल किसके द्वारा होता है? जीन्स के द्वारा। एग्जाम्पल लैक्टोज, कैन बी breakdown
into galactose and glucose by beta galactosidase G। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है? एक एंजाइम है, वो क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सिंथेसिस करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। जब भी हम बैक्टीरियल सेल में लैक्टोज देते हैं तो उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एक्टिवेट होकर उस पर्टिकुलर एंजाइम का सिंथेसिस करता है। उस पर्टिकुलर एंजाइम के सिंथेसिस की वजह से क्या होता है कि वो एंजाइम गैलेक्टोज को 2 यूनिट में तोड़ देता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। In bacterial cell, E. coli। और हम जानते हैं कि बैक्टीरियल सेल क्या होती है? पॉलीसिस्ट्रोनिंग होती है, यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर एक ही एमआरएनए होता है, एक पॉलीसिस्ट्रोनिक यानी एक ही एमआरएनए बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, बहुत सारे एंजाइम्स के लिए कोड करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए कोड करता है। सेकेंड एग्जांपल है एम्ब्रियो डेवलपमेंट in adult can regulate and expressed by a particular gene set। पर्टिकुलर जीन सेट के द्वारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एडल्ट में। वो पर्टिकुलर जीन रेगुलेट भी करते हैं, उनको एक्सप्रेस भी करते हैं, उसके सिंथेसिस को मेंटेन भी करते हैं, उसके अंदर सारे कैरेक्टर को डेवलप भी करते हैं। हमने अभी देखा कि जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस है तो उसमें स्टार्टर कोडोन है, अगर डीएनए का स्ट्रैंड हम कॉपी कर रहे हैं एमआरएनए में तो उसमें प्रमोटर है। तो उसी तरीके से प्रमोटर के साथ में क्या होता है, उसके अंदर इनिशिएशन पर्टिकुलर जीन होता है, वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को पहचानता है, उसके साथ में बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट करता है। तो उसी तरीके से पर्टिकुलर जीन की सीक्वेंस जो होती है वो क्या होती है, पर्टिकुलर फंक्शन को रेगुलेट करती है, उसको एक्सप्रेस करती है। उसको एक्सप्रेस करने के लिए अगर वो किसी प्रोटीन के साथ में बाइंड होती है, जो कई बार रिप्रेसर भी हो सकते हैं, कई बार एक्टिवेटर भी हो सकते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं। When a promoter of DNA strand bind with a protein
which may be repressor or inducer. And regulate gene transcription or control other activities these protein known as operators. मतलब जब एक डीएनए स्ट्रैंड पे लगा हुआ प्रोमोटर किसी भी प्रोटीन के साथ में बाइंड होता है जो पर्टिकुलर फंक्शन को रिप्रेस करता है या उसको एक्टिवेट करता है या उसको स्विच ऑन करता है या उसको स्विच ऑफ करता है, तो वो पर्टिकुलर प्रोटीन सीक्वेंस क्या कहलाती है? ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स और पर्टिकुलर, नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रोटीन सीक्वेंस bind with डीएनए प्रमोटर. और हर ऑपरेटर का क्या होता है? एक ऑपरोन होता है और एक रिप्रेसर होता है. एवरी ऑपरेटर have operon and repressor, or we can say operon expressed by operators and repressors. Example, lac operon, val operon, arginine operon, histone operon, एक्सेट्रा. ये जो ऑपेरॉन्स है, ऑपेरॉन्स का मतलब क्या? एक ऐसी पर्टिकुलर सीक्वेंस या एक ऐसा पर्टिकुलर जीन सेट जो कि किसी भी सिंथेसिस को ऑपरेट कर रहा हो, रेगुलेट कर रहा हो, उसको ऑन कर रहा हो, उसको ऑफ कर रहा हो. और इनमें क्या होता है? एक एक्टिवेटर होता है, एक मतलब प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, और दूसरा क्या होता है? रिप्रेसर होता है. रिप्रेसर का मतलब जो उसको बंद करता है और ऑपरेटर का मतलब जो कि उसको ऑन करता है.
लैक ऑपेरॉन मॉडल, लैक ऑपेरॉन मॉडल क्या है? लैक ऑपेरॉन का मतलब है लैक्टोज, ऑपेरॉन का मतलब है ऑपरेटर और रिप्रेसर, यानी लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए या उसके ब्रेकडाउन के लिए कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है, कैसे उसको रेगुलेट किया जा रहा है, कैसे उसको बैक्टीरियल सेल अपने अंदर एंटर कर रही है। तो लैक ऑपेरॉन मॉडल के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर आई जीन होता है, उसको हम इंड्यूसर जीन नहीं कहते क्योंकि वो रिप्रेसर एमआरएनए का सिंथेसिस करता है, यानी रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। दूसरा जो होता है एक्स जीन होता है, वाई जीन होता है, जेड जीन होता है और एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, जो वाई जीन होता है वो क्या होता है, परमिएज एंजाइम का सिंथेसिस करता है, यानी वो बैक्टीरियल सेल की परमेबिलिटी को बढ़ाता है ताकि वो लैक्टोज ले सके। और जो जेड जीन होता है वो क्या होता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का सिंथेसिस करता है, जिससे कि जो डाइसेक्राइड है, लैक्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है, तो उसका ब्रेकडाउन कर सके। और ए जीन जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसलाइटेड होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है या ट्रांसलेशन का काम करता है। तो वो क्या करता है, जब वो कोई भी बैक्टीरियल सेल लैक्टोज का ब्रेकडाउन कर देती है और लैक्टोज को अपने अंदर ले लेती है, तो उसके बाद में उसकी जो भी एनर्जी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में उसको जो भी ट्रांसफर करना है, जो भी ट्रांसलेशन करना है, जो भी एक्टिविटी करनी है, उसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इट इज studied in E. coli, दूसरा lack operon means lactose operon, तीसरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज enzyme can break down disaccharides, lactose into monosaccharides units। मोनोसेक्राइड यूनिट्स का मतलब गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। तीसरा फोर्थ बैक्टीरियल सेल don't use lactose it use glucose normally, but when we culture bacteria in lactose medium, a permease enzyme can increase permeability of bacterial cell।
and lactose used by E. coli। मतलब हम जब भी कल्चर करते हैं, जो भी मीडिया लेते हैं उसके अंदर ग्लूकोज डालते हैं ताकि बैक्टीरिया को एनर्जी मिलती रहे, लेकिन हमने क्या किया, बैक्टीरिया को एनर्जी देने के लिए उसकी जगह लैक्टोज डाल दिया, लैक्टोज डाल दिया। अब क्या होगा, बैक्टीरियल सेल लैक्टोज को कैसे यूज करेगा, परमिएज एंजाइम उसकी परमेबिलिटी बढ़ाएगा। जब लैक्टोज वहां तक जाएगा तो उसके अंदर जो एंजाइम है बीटा ग्लाइकोसाइडेज, वो एंजाइम सिंथेसिस होगा और लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देगा। उसके अंदर ब्रेक डाउन होने से जो भी ग्लूकोज मिलेगा वो ग्लूकोज वो एनर्जी के लिए यूज कर देगा। और बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम जो होता है बैक्टीरियल सेल के द्वारा सिंथेसिस होता है और वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देता है। लैक ऑपरॉन मॉडल consists of I gene means repressor gene। दूसरा बी गेल यानी जेड जीन synthesize beta galactosidase enzyme। then Y gene secrete permease enzyme for increase permeability of cell। और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बी गैल जो जेड जीन होता है वो क्या होता है, वो इसके अंदर ऑपेरॉन का काम करता है यानी इंड्यूसर का काम करता है, एक्ट एज इंड्यूसर जीन। Then next is A gene is translated used for ट्रांसलेशन। क्या होता है, जब रिप्रेसर जीन यानी आई जीन रिप्रेसर एमआरएनए का सिंथेसिस करता है तो रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। वो जाकर जब ओ पे लग जाता है यानी ऑपरेटर पे लग जाता है तो कोई भी जीन का सिंथेसिस नहीं होता है। फिर क्या होता है, इधर की तरफ रिप्रेसर जीन का सिंथेसिस होता है, वहीं पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जब सिंथेसिस होता है, जैसे ही ये सिंथेसिस होता है ये भी अपना एमआरएनए बनाना शुरू करता है यानी ये भी इंड्यूसर का काम करता है। और जब एमआरएनए बनता है उसका तो परमिएज एंजाइम भी बनता है और उसके साथ साथ ट्रांसलेशन का काम भी होता है। और ऑपरेटर का जो होता है या इंड्यूसर जो होता है वो क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में जाके बाइंड हो जाता है यानी रिप्रेसर प्रोटीन को वो इनएक्टिवेट कर देता है। जब वो उसको इनएक्टिवेट करता है तो क्या होता है, जब किसी भी चीज को इनएक्टिवेट कर देंगे तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगी यानी रिप्रेसर परफॉर्म नहीं कर पाएगा और ऑपरेटर पूरा जीन का रेगुलेशन परफॉर्म कर देता है। ऑपरेटर फॉर ऑपरेटिंग जीन रेगुलेशन bind with repressor protein।
ये लेक ऑपेरॉन मॉडल है। लेक ऑपेरॉन मॉडल का मतलब इसके अंदर प्रोमोटर प्रेजेंट है, उसके साथ में आई जीन प्रेजेंट है जो कि रिप्रेसर प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। और रिप्रेसर प्रोटीन जब ऑपरेटर के साथ में बाइंड होता है तो क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर फंक्शन उसको ऑपरेट करना है या जनरेट करना है, पर्टिकुलर जो सिंथेसिस उसको करना है वो नहीं कर पाता है। जेड जीन जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन है, वाई जीन जो है परमिएज का जीन है एंजाइम का, और ए जो है वो ट्रांसलाइटेज का जीन है। ये भी एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी एंजाइम है। लेकिन जब क्या होता है, जब वो गैलेक्टोज एक्टिवेट होता है, जब वो गैलेक्टोज को लेते हैं तो क्या होता है, जेड जीन एक्टिवेट हो जाता है, वाई जीन एक्टिवेट होता है, ए जीन एक्टिवेट होता है, और ये प्रमोटर जो ये जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो इसके साथ में बाइंड नहीं होता है, बल्कि इंड्यूसर जीन जो है वो आकर इसके साथ में बाइंड हो जाते हैं, एक्टिवेटेड जीन, तो इसको रिप्रेसर प्रोटीन को वो स्टॉप कर देते हैं। ये इसका फर्स्ट स्टेप था। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जीन परमिएज, ए जीन ट्रांसलाइटेड, ये तीनों जीन एमआरएनए प्रोटीन, और ये जो होता है ये इंड्यूसर की तरह काम करता है, इंड्यूसर। और इंड्यूसर में क्या होता है, इंड्यूसर आके रिप्रेसर के साथ में बाइंड हो जाता है, तो ये क्या होता है, इनएक्टिव रिप्रेसर।
क्या होता है, जब हमने पहले इसमें देखा था कि उसके अंदर आई जीन एक्टिवेट है, यानी रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, और रिप्रेसर प्रोटीन क्या कर रहा है कि उसको बाइंड कर रहा है, यानी उसके अंदर लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है, तो ना तो परमिएस एंजाइम का सिंथेसिस हो रहा है, ना ही बीटा गैलेक्टोज का। जब लैक्टोज उस मीडियम में प्रेजेंट हुआ तो सेल को एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ी, ग्लूकोज की। तो उन्होंने क्या किया, परमिएस एंजाइम बीटा गैलेक्टोज इनका सिंथेसिस किया, लैक्टोज को यूज किया, उसका ब्रेकडाउन किया। तो इस ऑपरेटर ने क्या किया, उसको ऑपरेट करना शुरू किया, और ऑपरेटर के द्वारा जो इंड्यूसर हुआ, इंड्यूसर किससे हुआ, बीटा गैल के द्वारा। ये इसको क्या कहते हैं हम, बीटा गैल जीन भी कहते हैं, जेड जीन को। तो बीटा गैल जीन के द्वारा इंड्यूसर हुआ, यानी इसका सिंथेसिस शुरू हुआ। तो ऑपरेटर्स और यह इंड्यूसर ने क्या किया, जाकर रिप्रेसर को रिप्रेस कर दिया, यानी रिप्रेसर जहां पे भी था, रिप्रेसर प्रोटीन जहां पे भी था, वहां पे जाकर उन्होंने उसको बाइंड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ कि रिप्रेसर ने रिप्रेस करना या सिंथेसिस को रोकना बंद कर दिया। वो ऑपरेटर के पास में जाके बाइंड नहीं कर पाया और उसका सिंथेसिस वहीं रुक गया। इस तरीके से हमने देखा कि रिप्रेसर किस तरीके से किसी भी जीन को या किसी भी सीक्वेंस को या किसी को भी कंट्रोल करता है या रिप्रेस करता है, रोकता है, और ऑपरेटर कैसे किसी भी सीक्वेंस को रेगुलेट करता है। इस तरीके से ई कोलाई के अंदर लैक ऑपरेरॉन मॉडल को स्टडी किया गया कि गैलेक्टोज के यूज के लिए उसके अंदर रिप्रेसर प्रोटीन होता है। इनिशियली वो यूज नहीं करता जब तक कि उनके पास में ग्लूकोज रहता है एनर्जी के रूप में, लेकिन जैसे ही एनर्जी उनकी खत्म होती है, वो एनर्जी के रूप में लैक्टोज को यूज करते हैं। उसके अंदर जीन का सिंथेसिस होना शुरू होता है, एंजाइम बनना शुरू होते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं, रिप्रेसर को रिप्रेस कर देते हैं, और ऑपरेटर उसके रेगुलेशन को ऑपरेट करता है। And act as inducer and inducer bind with repressor protein to inactivate रिप्रेसर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बीटा गैलेक्टोज कौन सा जीन को कोड करता है, जीन जेड। जीन वाई परमिएस कोड करता है, परमिएस सिंथेसिस करता है, ए ट्रांसलेशन का काम करता है, ऑपरेटर ऑपरेट करने का काम करता है। जो आई जीन है वो अगर आई को देखे तो इंड्यूसर कह सकते हैं, लेकिन आई इसमें इंड्यूसर का नहीं, रिप्रेसर का काम करता है। और लैक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लैक्टोज का मॉडल है, यानी ये जो ऑपरेटर है वो क्या है, लैक ऑपरेटर। और ऑपेरॉन का मतलब क्या, ऑपेरॉन का मतलब है कि उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है और पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है, जो कि हमने देखा कि ऑपरेटर पर्टिकुलर स्पेसिफिक है अलग से इसमें, और रिप्रेसर भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक है। एवरी ऑपेरॉन हैव स्पेसिफिक ऑपरेटर, specific repressor। लैक ऑपरेरॉन मॉडल हमने ई कोलाई के लिए स्टडी किया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या फिंगरप्रिंटिंग। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट जीन का सीक्वेंस हो, जीन की स्टडी हो, उनका स्ट्रक्चर पता हो, उनकी बेस पेयरिंग पता हो, उनका फंक्शन पता हो। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या है, जिसके अंदर हम
जीन के स्ट्रक्चर की, फंक्शन की, उसके बेस पेयरिंग की, उसके सीक्वेंस की स्टडी करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे अंदर जितने भी जीन प्रेजेंट है वो सब डीएनए की सीक्वेंस में प्रेजेंट है, यानी डीएनए के 4 बेस पेयर मिलके जीनोम की सीक्वेंस बनाते हैं। वैसे ही 4 बेस पेयर्स मिलके 61 कोडोन्स ऑफ अमीनो एसिड बनाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जो कि पर्टिकुलर जीन को, पर्टिकुलर फंक्शन को, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कोड करती है। तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को, इस फंक्शन को, इस जीनोम की सीक्वेंस को समझने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने जीनोम प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। जो यूएस का डिपार्टमेंट है, यूएस एनर्जी और नेशनल हेल्थ का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले फ्रांसिस्को जैकब और मोनाल्ड साइंटिस्ट ने क्या किया, ह्यूमन का जीनोम लिया और उसको सीक्वेंस किया। उन्होंने उसको सीक्वेंस करने के लिए जो उसकी कॉस्ट आई वो कितनी आई, तकरीबन $9 बिलियन। $9 बिलियन लगने के बाद में भी ह्यूमन का जीनोम सीक्वेंस हो नहीं पाया, स्टडी नहीं हो पाया। उन्होंने एम क्या रखा, उन्होंने एम ये रखा था कि जितना भी डाटा आता है एनिमल के जीनोम से रिलेटेड, जितना भी डाटा आता है, जितना भी एनालिसिस आता है ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, जितना भी डाटा आता है जो कि है ना किसी भी डिजीज के लिए होता है, किसी भी ह्यूमन के जीनोम का है, बैक्टीरियल जीनोम का है, किसी भी जीनोम का है, तो हम उस डाटा को एनालिसिस कर सके, हम उसका ट्रांसफर कर सके, हम उसकी स्ट्रक्चर पढ़ सके, हम उसका सीक्वेंस पढ़ सके, कम से कम 20 to 25,000 जीन को हम स्टडी कर सके, उनको रिलेटेड कर सके, उनका फंक्शन जान सके। ये सारे एम्स रख के उन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को तैयार करना किया। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको सीक्वेंस करने के लिए डीएनए बेस पेयरिंग की स्टडी की, उनके फंक्शन की स्टडी की, उन्होंने पर्टिकुलर स्टडी की कि कौन सा एलील, कौन सा जीन कहां पे लोकेटेड रहता है, कौन से फंक्शन को क्रिएट करता है, कौन से स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, अगर उसमें डिलीशन हो जाए या कोई म्यूटेशन हो जाए तो क्या चेंज हो सकता है, अगर उसमें एडिशन हो जाए तो क्या चेंज हो सकता है, इथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं इसके, लीगल इश्यूज क्या हो सकते हैं, सोशल इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके, अगर हम इसका डाटा एनालिसिस कर देंगे तो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो जाएगा किसी भी डिजीज को रिकवर करना या किसी भी चीज को रिकवर करना। इस तरीके से उन्होंने ह्यूमन जीनोम की स्टडी की और फिंगरप्रिंटिंग करना शुरू किया। ये हम नेक्स्ट